जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया सरकार ने, खुश हैं आप लोग? ये तो राजनीतिक स्टंट इनका है। ऐसे समाज के लोगों को इस देश में नीच समझा जाता है और लोकतंत्र कमजोर रहेगा तो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। ऐसी क्या खास बात रही कि इतनी जल्दी सफर आपने प्रदेश अध्यक्ष तक का तय कर लिया? अब सोने की फर्क एक अच्छा जौहरी ही कर सकता है। अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। पिस्तौल के बल पर, बंदूक के बल पर लोकतंत्र की हत्या की गई। आपको फ्री हैंड दे रखा है या नहीं अखिलेश जी ने? हम पूरी तरह से फ्री हैंड है। ये पूरा पीडीए के साथ अपमान है। उनके लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। गैर सैद्धांतिक आदमी है, कोई विचारधारा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों के अंदर खाने में बड़ा खेल हो रहा है। क्यों गैर बराबरी चल रही है? क्यों हमारे आरक्षण के साथ खेल हो रहा? आप ही क्यों नहीं मांग लेते रामजीलाल सुमन? रामजीलाल सुमन जी किस बात की माफी मांगे? राणा सांगा को गद्दार कहने का किसने अधिकार दे दिया था? इतिहास को खंगालें, टीपू सुल्तान कौन थे? अखिलेश जी ये बार बार अपने बयानों में ये क्यों कहते हैं सब गड़बड़ मनु महाराज ने कर दिया? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझेंगे। बाबा साहब का कारवां उत्तर प्रदेश की राजनीति से उभर करके देश की राजनीति में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज का एपिसोड एक ऐसे नेता पर आधारित है जिसने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज़माने तक संघर्ष किया और एक समय ऐसा आया कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनकर बैठा। हमारे साथ श्यामलाल जी मौजूद हैं, उत्तर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे उनके विचार जानने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार पे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आप समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दल है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की? हमने राजनीति की शुरुआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। उस जमाने में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट के लिए काका कालेलकर से लेकर के तमाम सारे आयोग बनते गए और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पास नहीं हुई और बड़ा हंगामा पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर के रहा। उस राजनीति से मैं जुड़ा और विश्वविद्यालय में जहाँ पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मंडल कमीशन लागू होने के बाद बहुत सारे पिछड़ी जाति के लोग विश्वविद्यालयों में आए और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने का काम किया। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की सोच रही है कि देश में अगड़े और अनुसूचित जाति के बीच में एक मिडिल क्लास की जाति है जिनकी एजुकेशन कमज़ोर है और इनकी भी एजुकेशन बढ़ाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, इनकी भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। पर संविधान सभा में ये बात दबा दी गई और संविधान सभा ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात को लेकर के ये प्रेशर दिया कि संविधान बन जाएगा और आज़ाद भारत में जब जाति जनगणना हो जाएगी और जाति जनगणना के आधार पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलेगा। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि इतने लंबे संघर्ष के बाद डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा। नहीं, राजनीति की आपने शुरुआत कहाँ से की? क्या आप छात्र जीवन में भी कोई चुनाव लड़े? छात्र जीवन में हमने कोई चुनाव नहीं ला, लेकिन यह है कि बाबा साहब के विचारों के अनुरूप राजनीति में प्रवेश किया। क्या कठिनाइयाँ रहीं, क्या चुनौतियाँ रहीं आपको आपके जीवन काल में शुरू से लेकर? क्योंकि आपका जो परिवार रहा है, आपने पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की है, समाज के लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते थे उस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो किस जगह से आप उठकर, आपका मूल गांव कौन सा रहा और कहाँ से कहाँ तक का किस तरह का सफ़र रहा आपका? मूल गांव इलाहाबाद जनपद में तहसील हड़िया है, ग्राम मोहिउद्दीनपुर है और उसी गांव में हमने जन्म लिया, वहीं से एजुकेशन प्राप्त किया और उसी गांव में इंटर कॉलेज रहा और उसी गांव से ही मैं टीचर बना, टीचर से प्रधानाचार्य बना और अपने इस अध्यापन प्रोफेशन के साथ साथ जो है
पॉलिटिक्स के प्रति जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है, इनका एजुकेशन पिछड़ा था, तो इनको भी आगे ले आने के लिए हमने पॉलिटिक्स की शुरुआत की। पॉलिटिक्स की शुरुआत वहीं से हुई। आप गवर्नमेंट टीचर थे? माध्यमिक कॉलेज के, 8 कॉलेज यूपी बोर्ड से संबंधित। समाजवादी पार्टी की तरफ आपका ध्यान कैसे आकर्षित हुआ और कब समाजवादी पार्टी की तरफ आप रुजू हुए और समाजवादी पार्टी का झंडा कब आपने थामा? देखिए, ये आंदोलन और विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा मानवर कांसीराम जी लेकर के चले थे। क्योंकि इस पीरियड में हम लोग स्टूडेंट थे, तो कहीं ना कहीं जहाँ पिछड़े दलितों और माइनॉरिटीज़ के लोगों की बात कोई नेता करता था, तो उस तरफ हम लोगों का मन अपने आप चला जाता था। ऐसे पीरियड में किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह रहे हैं, तो उनके भी आंदोलनों में भाग लेता रहा। मानवर कांसीराम जी के भी आंदोलनों में भाग लेता रहा। तो ऐसी विचारधारा जब गरीब लोगों, शोषित वंचों की आवाज़ बन करके आगे आई, तो ऐसी विचारधारा से मैं जुड़ करके हमेशा उन लोगों को सहयोग करता रहा। समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन किया? और समाजवादी पार्टी हमने विचारधारा बहुत पहले से ही थी, और 2007 में समाजवादी पार्टी का प्राथमिक सदस्य हुआ, सक्रिय कार्यकर्ता हुआ। और संगठन में माननीय नेताजी हमेशा अवसर दिया करते थे। मैं प्रदेश कमेटी में हमेशा रहा। संगठन में जो जिम्मेदारियां प्रदेश के किसी भी जनपद में मिलती थी, उनको जिम्मेदारी से निर्वहन करता था। वर्तमान समय में तमाम ऐसी राजनीतिक गतिविधि आई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुला करके समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और मैं ही नहीं, हमारा पूरा समाज और पीडीए परिवार भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एहसानमंद है कि इस पीडीए आंदोलन में जहां शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, राजनीतिक हाशिए पर रहा। ऐसे राजनीतिक हाशिए के पर रहने वाले समाज को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अवसर दिया। इसलिए 2007 में आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, और 2024 का जब चुनाव हुआ तो उस वक्त आप प्रदेश अध्यक्ष थे जी, समाजवादी पार्टी के। बड़ी जल्दी आपने सफ़र तय किया, लेकिन ऐसी क्या खास बात रही कि इतनी जल्दी सफ़र आपने प्रदेश अध्यक्ष तक का तय कर लिया? अब सोने की फ़र्क एक अच्छा जौहरी ही कर सकता है। आप सोना हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जौहरी हैं। जौहरी हैं। हाँ। बस उसी हिसाब से मैं पार्टी के लिए तत्पर रहा। आपका जब नरेश उत्तम पटेल जी चुनाव में गए, उस वक्त तक वो प्रदेश अध्यक्ष थे, कब पहला फ़ोन आया कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और क्या परिस्थितियां रहीं जिन परिस्थितियों में आपको कहा गया कि नहीं साहब, अब आपको रहना है प्रदेश अध्यक्ष? हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कोई फ़ोन नहीं गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे लखनऊ बुलाया। लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तीसरे चरण का, और मैं उस समय मैनपुरी में प्रचार कर रहा था। मैनपुरी में आप प्रचार कर रहे थे डिम्पल जी के लिए? जी हाँ, पार्टी का प्रचार कर रहा था। हमारे पास 5 तारीख को शाम को फ़ोन गया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह 10 बजे कार्यालय पर बुलाए हैं, और मैं सुबह 10 बजे कार्यालय पर पहुंचा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यह कह करके दिया कि प्रदेश अध्यक्ष बना रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आज खतरे में चल रहा है, लोकतंत्र को बिगाड़ा जा रहा है, उस मुहिम में हम सभी लोगों को मिल करके काम करना है। हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ओके किया कि मैं, कोई बात नहीं हुई, बस इतनी बात हुई थी? बस इतनी बात हुई कि आप बाबा साहब के मिशन को आगे लेके चलिए, और क्यों हटाया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष को पूरा? नहीं, हटाया नहीं, वो असल लोकसभा का चुनाव, हाँ, माननीय राष्ट्रीय नहीं, बीच चुनाव में हटा देना, ये तो बीच उसी पीरियड में बीच चुनाव में उन्हें हटाया नहीं गया। लोकसभा का टिकट जब उनको दे दिया गया है 2-4 दिन पहले, हमारे बनने के पहले, तो चूंकि अब चुनाव का पीरियड चल रहा है, अब किसी न किसी को जिम्मेदारी देना था, तो अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिसके समझ में आया उसके बाद जिम्मेदारी उन्होंने दी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। क्या
जिस तरह से पहले भी दो लड़कों की जोड़ी बड़ी मशहूर थी, 2024 के चुनाव में हुआ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में नजर आए। 27 में यही जोड़ी फिर एक साथ देखने को मिलेगी हम लोगों को। बिल्कुल, बाबा साहब के मिशन को लेकर के जितने भी लोग चलेंगे, इस देश से सामंतवाद और पूंजीवाद का सफाया करेंगे, वो अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। फिलहाल आगे के अलायंस के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझेंगे। ये तो बात ठीक है। आप भी बसपा से रहे हैं, बसपा में रहे हैं, पुराने बसपा में नहीं, मैं बसपा में नहीं रहा। आप इससे पहले कौन सी पार्टी? मैं अपना दल था। अपना दल में? हाँ, आप अपना दल में आप थे। जिस तरह से आजकल ट्वीट्स आ रहे हैं, बहन जी के ट्वीट्स आ रहे हैं, अखिलेश जी उन पर कम थोड़ा सा हमलावर नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये मान के चला जाए कि 2019 वाला गठबंधन तो नहीं कहीं आगे 27 में करने की तैयारी है अखिलेश जी की और आप लोगों की? हम लोगों का मिशन केवल एक रास्ते पर है, जो संविधान पर हमला बोला जा रहा है, और लोकतंत्र का जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिस्तौल के बल पर, बंदूकों के बल पर लोकतंत्र की हत्या की गई, वोटरों को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया, उस मुहिम की विचारधारा के जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे, मैं भी उनके साथ रहूँगा। समाज में जो भाईचारा बिगड़ा है, उस भाईचारों को बनाने का संकल्प भारत के संविधान में है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में होली और ईद के मिलन के अवसर पर आओ गले मिले का एक बड़ा संदेश, बड़ा दिल लेकर के दिया है। अब वास्तव में वो देखा जा रहा है कि आज आओ गले मिले का रास्ता बहुत सरल होता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज ही समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में राजभर समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और गति दे रहे हैं। पीडीए के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें एक अच्छी गति मिल रही है और उम्मीद है कि 2027 में बाबा साहब का कारवां उत्तर प्रदेश की राजनीति से उभर करके देश की राजनीति में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक आरोप ये लगाते हैं, आपकी पार्टी के परिवारवाद की पार्टी कहते हैं, और दूसरी बात इस बात को कहते हैं कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है वो महज दिखावे का होता है समाजवादी पार्टी में। आपको फ्री हैंड दे रखा है या नहीं अखिलेश जी ने? हम पूरी तरह से फ्री हैंड हैं। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से अपने नेताओं को फ्री हैंड छोड़ती है, यहाँ फ्रीडम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और किसी पार्टी में कहीं कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल सरासर आरोप भारतीय जनता पार्टी के, अन्य पार्टी के लोग इस प्रकार से जो आरोप लगाते हैं वो गलत है, बेबुनियाद है। अच्छा, आप उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, उपचुनाव जब हुए, कहाँ पर चूक हो गई कि एकदम जो है वो न मिल्कीपुर जीत पाए आप लोग, न कटहरी जीत पाए, न दीगर सीटें जीत पाए? क्या वजह रही? वजह साफ है कि ये जो वीएलए और वेलो के बीच से रिलेशन होने चाहिए, पार्टी के वेले और सरकारी वेलो बूथों के, ये चिन्हित करके सभी 9 की 9 विधानसभाओं में चिन्हित करके पहले तो देखा गया कि यादव को हटाओ, माइनॉरिटी को हटाओ, उनके स्थान पर किसी और को। फिर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, कैंडिडेट घोषित होते गए, अगर किसी जाति के व्यक्ति को वहाँ पर कैंडिडेट विधानसभा में बनाया गया तो उसके समाज के भी बीएलओ को हटा करके किसी और को बनाया गया। और चुनाव आते आते इतना बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लिया था सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए। लेकिन सच में ये चुनाव जनता चुनाव लड़ रही थी और दूसरी तरफ सरकार के अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। प्रिसाइडिंग अफसर तक पीठासीन अधिकारी बूथों पर वोट डालने और डलवाने का काम किया है, और वोटर्स बूथ तक नहीं जा पाए, पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए। यहां तक कि कई प्रधानों को घर पर रहने नहीं दिया गया, वो भाग गए। हर जगह, जैसे मीरापुर में कुंदरकी विधानसभा में, वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस पिस्तौल
दिखा करके महिलाओं को वोट रोकने का काम किया। तो ये बहुत बड़ा अन्याय लोकतंत्र के साथ हुआ है। और लोकतंत्र का जो वृक्ष है भारत में, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो पेड़ सूखा जा रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश की सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने लोकतंत्र के जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं, इसीलिए लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और लोकतंत्र कमजोर रहेगा तो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। किसने मट्ठा डाल दिया जड़ में? लोग सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे बात कर रहे हैं आप? जिसके अंदर बू होगी सामंतवाद की, जिसके अंदर बू होगी पूंजीवाद की, ऐसे लोग लोकतंत्र के जड़ में मट्ठा डालने का काम किए हैं। लेकिन आज पीडीए के लोग समझ रहे हैं, एक बड़ी आबादी जो अपने आप को 90% मानती है, वोट देने का काम करती है बड़ी संख्या में, लेकिन आज भारत के नक्शे पर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उस राजनीतिक पृष्ठभूमि में भारत के नक्शे पर ये पीडीए के लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं। विश्वविद्यालय हो, पूरे देश के विश्वविद्यालयों में कहीं भी पीडीए के लोग प्रोफेसर नहीं हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, तमाम सम्मेलन कर रहे थे, उसी पीरियड में 9 विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 9 वीसी विश्वविद्यालयों में बनाया गया और 9 वीसी में कोई भी पीडीए की महिला नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस देश को भारत के संविधान के तहत नहीं चलाया जा रहा। 2024 के जो नतीजे आए, समाजवादियों में एक उत्साह भरा इस नतीजों ने। 27 में भी क्या इसी तरह से इसको देख रहे हैं कि इसी तरह के नतीजे आएंगे? पूरी तरह से 2024 से भी अच्छा प्रदर्शन 2027 में होगा और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया सरकार ने, खुश हैं आप लोग? जातिगत जनगणना प्रमुख आधार है। ये तो राजनीतिक स्टंट इनका है। जो पार्टी और जिस पार्टी की विचारधारा आरक्षण के खिलाफ हो, वो जाति जनगणना कराकर क्या करेगी? तो ऐलान तो कर दिया है। जाति जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है, उस संख्या के आधार पर उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हमने पहले भी बताया कि 9 विश्वविद्यालयों में 9 वीसी नियुक्त किए गए, लेकिन उसमें पीडीए की कोई भी वीसी नहीं। हम पीडीए के भी वीसी चाहते हैं, हम पीडीए के प्रोफेसर चाहते हैं, पीडीए के लोग भी प्रशासनिक सेवाओं में रहें। ये व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक पीडीए के लोग इन सेवाओं में नहीं जा पाएंगे भारत के संविधान के अनुरूप, तब तक इस समाजवाद का संघर्ष चलता रहेगा। बीजेपी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कभी कराना ही नहीं चाहती थी जातिगत जनगणना दिल से। ये तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत जातिगत जनगणना करा रहा है, सबका ख्याल था, इसलिए हम लोग जो है वो इसका ऐलान किया और कराएंगे जातिगत जनगणना। ये जो चुनाव चल रहे हैं बिहार का, वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश जी ने जाति जनगणना कराई। हालांकि एक केंद्र सरकार का विषय है, उसमें प्रदेश सरकार क्या कर सकती है, समाप्त हो गई। फिर उसी लाइन में आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए कुछ नहीं है। और वास्तव में जो समाज शिक्षा से, धन से और इज्जत से हारा हुआ समाज है, ऐसे समाज के लोगों को इस देश में नीच समझा जाता है। बाबा साहब संविधान में यही व्यवस्था दिए कि गैर बराबरी समाप्त हो।
और जब गैर बराबरी समाप्त होगी, देश का हर व्यक्ति अपना भाई होगा, तो देश में एकजुटता आएगी। अभी बराबरी नहीं है, कतई बराबरी नहीं है, कहाँ गैर बराबरी है। कैसे, मतलब कहाँ लगता है आप लोगों को गैर हमें लगता है गैर बराबरी तो हमारी एजुकेशन से शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एक देश में एक चुनाव की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर लोहिया से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आदरणीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने एक देश में एक एजुकेशन की बात किया, एक प्रकार की एजुकेशन हो। प्राइमरी में पढ़ने वाला बेटा कलेक्टर, एसडीएम नहीं बन पाता था। इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाला, बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले का बेटा वो एसडीएम बन जाता था उत्तर प्रदेश में। अंग्रेजी, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अंग्रेजी का एक पेपर होता था, उसको प्रमुख रूप से पास होना पड़ता था। प्राइमरी में पढ़ने वाला, मिडिल में पढ़ने वाला, माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला जो इंग्लिश मीडियम नहीं पास कर पाता था एक पेपर, तो कभी एसडीएम नहीं बन पाता था। ये तो माननीय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो गाँव की तस्वीर भी अच्छी खुली। उन्होंने अंग्रेजी पास होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। तब से गांव के लोग भी एसडीएम बनना शुरू हो गए। पिछड़ों की बात आप कर रहे हैं कि पिछड़ों का सम्मान नहीं कर रही है, पिछड़ों को बराबरी का अधिकार नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी भी पिछड़े हैं, क्या उनको तो प्रधानमंत्री को क्यों गैर बराबरी चल रही है? क्यों हमारे आरक्षण के साथ खेल हो रहा? 69,000 नौकरी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर्स की हुई, 19,000 नौकरी ओबीसी और एससी के साथ छलावा। हाई कोर्ट आदेश दिया कि रिजल्ट ठीक नहीं है, फिर से इसकी जांच होकर के बने, उसको वाइड डेट से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। ये पूरा पीडीए के साथ अपमान है। उनके लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। 69,000 की नौकरी में इतनी बड़ी धांधली। अरे दूसरे दलों में भी तो सर हैं भाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, दर्जनों मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, पिछड़ी जाति के हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ये बता दें कि उनके कितने डीएम हैं उत्तर प्रदेश में, किन जनपदों में बता दें। पीडीए का कोई डीएम हो बता दें, उनके समाज का कोई हो तो बता दें। हम पीडीए की बात करते हैं। पीडीओ को भी, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, कहीं भी हो, पीडीए के लोग भी आज सक्षम है, पढ़ाई लिखाई है, कमजोर हैं, अनक्वालिफाइड नहीं है। वो प्रतिभा करते हैं हर जगह, लेकिन उन्हें फेल कर दिया जाता है। ओम प्रकाश राजभर जी को कैसा नेता मानते हो? तो कहते हैं सबसे ज्यादा आप ही लोगों ने आरक्षण खा लिया, हक मार दिया। गैर सैद्धांतिक आदमी है, कोई विचारधारा नहीं है ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों की। वो तो कह रहे हैं हम बाबा साहब की विचारधारा पे चल रहे हैं। कौन सी विचारधारा है उनकी बाबा साहब की? बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग वो देश को बचाने का काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। संविधान इस समय जो उसमें आरक्षण की व्यवस्था है वो मूलतः पारदर्शी नहीं है। अंदर खाने में बड़ा खेल हो रहा है। अभी इलाहाबाद के शिक्षा निदेशालय में 5,000 फाइलें जला दी गई। जली हैं फाइल? ये जला दी गई कि जली हैं? जला दी गई हैं। कौन जलाने वाले? जलाने वाले लोग समझे, बेईमानी करने वाले लोग, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय हुआ है किए हैं, वो अपनी चोरी छिपाने के लिए ऐसा किया है। रामजीलाल सुमन पे हमला होता है, एक बार नहीं 2 बार होता है। एक बार घर पे अटैक होता है, एक बार गाड़ी पे अटैक होता है। यही तो है। माफी क्यों नहीं मांग लेते रामजीलाल सुमन? रामजीलाल सुमन जी किस बात की माफी मांगे? संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग, लोकतंत्र को बचाने वाले लोग, अपने महापुरुषों का सम्मान करने वाले लोग माफी मांगे। माफी उन लोगों को मांगना चाहिए जिन लोगों ने सदियों से, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी, पीडीए के महापुरुषों का अपमान किया है और आज भी कर रहे हैं। माफी ऐसे लोगों को मांगनी चाहिए। करणी सेना तो कह रही है कि बार बार कि हम करेंगे, इस तरह की चीजें बंद नहीं होंगी जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं। तो करणी सेना की विचारधारा सामंतवादी विचारधारा है, इसलिए सामंतवादी विचारधारा के लोग इस प्रकार का कार्य करते रहेंगे। और हम सभी लोगों का काम है अपने महापुरुषों के आदर्शों के अनुरूप कार्य करना और देश के उन लोगों को ले चलना जो वास्तव में पीड़ित है, दुखी है। ऐसे लोगों की लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
लड़ रहे हैं और उस मुहिम में हम लोग उनका कारवां बन करके चल रहे हैं। तो यानी कि माफ़ी का कोई सवाल पैदा नहीं होता? सवाल ही नहीं पैदा होता है। कौन सी गलती किया है उन्होंने? संविधान की बात करने वाले, आरक्षण की बात करने वाले, अपने महापुरुषों का सम्मान करने वाले लोगों को किस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए? राणा सांगा को गद्दार कहने का किसने अधिकार दे दिया था? इतिहास को खंगालें, इतिहास को खंगालना शुरू करें। इस देश में टीपू सुल्तान कौन थे? टीपू सुल्तान ने यही काम किया था ना, जो अस्तन टैक्स लगाया गया था। अस्तन टैक्स लगाने वाला कौन राजा था? पता करिए कि अस्तन टैक्स कौन लगाया था। और अस्तन टैक्स को समाप्त कर दिया था टीपू सुल्तान ने। इतिहास खंगाले, इतिहास को पढ़ें। अगर इतिहास को पढ़ना जानते हैं तो हमारे पीडीए के लोग भी अब इतिहास पढ़ना जान गए। आपके एक नेता हैं, कौशाम्बी से विधायक हैं, इंद्रजीत सरोज। उन्होंने भी तमाम बातें की, उसको लेकर भी नाराज़गी रही, कहा कि सनातन का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी 16 बार सारनाथ मंदिर को लूट के न ले जाता। इस तरह के बयान दे रहे हैं आपके नेता। देखिए, हम लोग इस देश में भगवान ने सबको जन्म दिया है और सबको अपने जैसा बनाया है और बराबरी का दर्जा दिया है। और मैं ऐसे महापुरुषों का, मोहम्मद साहब का, ईसा मसीह का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का और 6वीं शताब्दी के ऐसे नृप महात्मा गौतम बुद्ध जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ कि इन लोगों ने लोगों को ऐसा जीवन जीने के लिए अपना संदेश दिया। लेकिन इसी भारत में मैं किन शब्दों में अपने माँ बाप को बधाई दूं कि जिन लोगों ने गैर बराबरी में जन्म लिया, गैर बराबरी में शिक्षा हासिल नहीं कर पाए और गैर बराबरी में ही जन्म लिया और गैर बराबरी में इस दुनिया से चले भी गए। तो आज पूरी तरह से देश में गैर बराबरी कायम है। तो अब पीडीए के लोग इस गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए समाजवादी मुहिम में आगे आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये था कि अखिलेश जी ये बार बार अपने बयानों में ये क्यों कहते हैं सब गड़बड़ मनु महाराज ने कर दिया, मनु महाराज का किया सब गड़बड़ है? मानवता को कई खंडों में बांटने का काम उन्होंने ही किया है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, छुआछूत, ये व्यवस्था भगवान ने नहीं दी थी। भगवान तो सबको बराबर जन्म दिया। ये व्यवस्था इस देश के उन संचालकों ने दी जो अपने आप को सर ऊपर मानना शुरू कर दिए कि मेरी पूजा हो और नीचे के लोग मेरी पूजा करते रहें। इसीलिए इस देश के मानों में बंटवारा किया गया। मनुस्मृति से इतनी चिढ़ क्यों है आप लोगों को? मनुस्मृति से चिढ़ नहीं है, व्यवस्था से चिढ़ है। एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका कारोबार केवल सफाई करने का। एक व्यक्ति जन्म ले तो उसका कार्य ऊंचा काम हो। जात के नाम पर जो वहां बंटवारा दिया गया है, उस व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी समाप्त करना चाहते थे। 27 में सरकार बना रहे हैं आप लोग? 100%। 27 में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इस सरकार के चीफ मिनिस्टर श्री अखिलेश यादव जी होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने श्यामलाल पाल जी को सुना, बहुत सारी बातें कही और बेबाकी से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। उनका जीवन कैसा रहा, जीवन शैली कैसी रही और समाजवादी पार्टी से कब उनका जुड़ाव रहा और किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे आ रही है और 27 में उत्तर प्रदेश के क्या नतीजे होंगे, ये सब बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। तब तक के लिए नमस्कार।